नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं नोएडा से आई बाढ़ की तस्वीरों के साथ, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से जेवर इलाके के कई गांवों की फसलें पानी में डूब गई हैं। एहतियात के तौर पर बिजली विभाग की ओर से बिजली सप्लाई काटनी पड़ी है। प्रशासन की ओर से बाढ़ की 4 चौकियां बनाई गई हैं। सभी चौकियों पर अलर्ट मोड में रखा गया है। बाढ़ का पानी आने से जेवर इलाके के झुप्पा, छातंग, पूरन नगर, शमशम नगर, कानीगढ़ी, इसके अलावा कई गांव की फसलें डूब गई हैं, जिसकी वजह से ज्वार, धान और मक्का सहित कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। जेवर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना के किनारे के तमाम गांव में इस वक्त बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। ये जेवर का इलाका आप देख पा रहे हैं, जहां पर कई गाँव में फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से 4 बाढ़ चौकियां यहां पर बनाई गई हैं, जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा बिजली सप्लाई भी काट दी गई है एहतियातन। बिजली विभाग की तरफ से प्रशासन की हर हालात पर नजर है। वहीं ये कोशिश की जा रही है कि गांव वालों के सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्या उत्पन्न ना होने पाए। तो जेवर के झुप्पा, छातंग, पूरन नगर ये वो इलाके हैं जो कि बाढ़ से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से ज्वार, धान और मक्का की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं, पानी में डूबी हुई हैं। किसानों को भारी नुकसान का डर सता रहा है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के सामने पहली और बड़ी चुनौती ये है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। लिहाजा हर हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है। दूसरी तरफ पानी की वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, लिहाजा बिजली सप्लाई को भी काट दिया गया है, जिसके चलते बिजली की समस्या भी यहां पर उत्पन्न हो गई है। लेकिन फिलहाल बिजली विभाग की तरफ से एहतियातन ये कदम उठाया गया है। हालात ये क्यों बने हैं ये भी आप समझिए, क्योंकि यमुना में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके चलते नदी के किनारे के तमाम गांवों में बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। और अब रुक करते हैं गाजियाबाद का, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने से मगरमच्छों की चहलकदमी देखने को मिली है। लोनी के पचायरा इलाके में मगरमच्छ देखने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। यमुना का पानी बढ़ने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। ये तस्वीरें आप गाजियाबाद की देख पा रहे हैं, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते आप देखिए कैसे मगरमच्छ की चहलकदमी यहां पर देखने को मिली है। ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर पानी तमाम आवासीय इलाकों में घुसता जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच ये तस्वीर भी सामने आई है जो दहशत फैलाने वाली है, जहां पर मगरमच्छ चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोनी के पचायरा गांव की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। शाहजहांपुर में बेल्ट से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो ठेकेदार और चालकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते टेम्पो चालकों ने बेल्ट निकालकर ठेकेदार को जमकर पीटना शुरू कर दिया। अवैध वसूली को लेकर टेम्पो ड्राइवर में गुस्सा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मामला जलालाबाद के याकूबपुर चौराहे का है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जौनपुर में पुलिस ने एक शातिर बदमाश ब्रजेश सोनकर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा, कारतूस और लूटे हुए करीब 12,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं पुलिस दूसरे लुटेरे शुभम सेठ की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार बदमाश लोगों के मोबाइल, चेन लूटकर फरार हो जाया करते थे। बदमाश लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर बक्सा पुलिस को ये कामयाबी मिली। प्रकरण में अब संपूर्ण कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी और इसका सफल निष्पादन कर लिया जाएगा। और ये एक सराहनीय कार्य है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में एक लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए और लूट की घटना में शामिल अभियुक्त और लूट के सामग्री को बेचने से प्राप्त पैसे की रिकवरी करते हुए असलहा और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद किया गया है। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कल सहारनपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर में मंडलीय समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखेंगे। तो सीएम योगी का कल का दौरा प्रस्तावित है। सहारनपुर के दौरे पर आएंगे और शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनामिका, क्या जानकारी है सीएम के सहारनपुर दौरे को लेकर?
देखिए, पिछले दिनों अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम को भी 25-25 जनपद जो है वो दिए गए थे भ्रमण करने के लिए, जिसमें सहारनपुर मंडल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जिम्मा संभाल रहे हैं। और ये पहला दौरा है जो जिलों का बंटवारा हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर मंडल में जाकर के वहां पे समीक्षा बैठकें करेंगे, सरकार की योजनाओं की जो जमीनी हकीकत है उसको परखेंगे, अधिकारियों के पेज भी कसे जाएंगे, वेस्ट यूपी के तमाम चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो चाहे बाकी अन्य मुद्दे हो, उसको लेकर के जिस तरीके से सरकार गठन के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, अब वो खुद जाके जिलों का दौरा करेंगे और उस दौरे के दौरान जो खामी पाई जाएगी, जो परेशानियां होंगी लोगों की, जो सरकार की योजनाओं में हिला हवाली होगी, उसको लेकर वो कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सुरक्षा हो, तीनों ही मुद्दों पर जमीनी हकीकत को परखेंगे और वहां पे अधिकारियों के पेश भी कसेंगे। अमित, अनामिका, ये दौरा सिर्फ सहारनपुर तक सीमित रहेगा या फिर आसपास के जिलों में भी जा सकते हैं सीएम योगी? देखिए, सहारनपुर मंडल की अगर बात की जाए तो वहां पे सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरनगर भी है, शामली है, जो इसी मंडल में आते हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि जो तीनों चारों जिले के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पे जमीनी हकीकत परखने के लिए भ्रमण भी करेंगे, साथ ही वहां पर बैठक भी करेंगे। इस बैठक में बहुत सारे अधिकारी वहां मौजूद भी होंगे, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भी जुड़ेंगे। तो जो 2-3 जिले हैं, चाहे सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली की बात करें, तो इन जिलों में किसानों की क्या समस्या है, बारिश को लेकर क्या हालात है, शिक्षा को लेकर क्या हालात है, जो मांगे चली आ रही है उसको लेकर के। हालांकि आपने हमें इसके पहले भी देखा होगा कि सरकार गठन के बाद पहले ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को मंडलों का जिम्मा दिया था और उसकी रिपोर्ट भी मंगवाई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट दी गई थी पहले मंत्रियों की ओर से, उस रिपोर्ट के आधार पर भी देखा जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से कि जो रिपोर्ट पहले आई है वो ठीक थी, उसमें क्या क्या खामियां पाई गई, क्या क्या कमियां पाई गई। इस लिहाज से मुख्यमंत्री खुद जाके जब जमीन पे परखेंगे, चीजों को देखेंगे, तो बेशक चीजें में काफी सुधार होगा। वैसे भी जब मुख्यमंत्री किसी जिले में दौरे पर जाते हैं तो उसके पहले प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और जो भी कुछ खामियां हो, कुछ कमियां हो, कुछ दिक्कत है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के किसी भी जिले बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, आतंकी नदीम को कस्टडी रिमांड पर लेगी एटीएस। ये बड़ी खबर आ रही है, यूपी एटीएस आज कोर्ट में अर्जी दे सकती है। जैश से जुड़ा था आतंकी नदीम, ये जानकारी यूपी एटीएस की तरफ से दी गई थी, लिहाजा उसे रिमांड पर लेने की कोशिश होगी ताकि उससे पूछताछ के जरिए उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके। इसके लिए आज यूपी एटीएस की तरफ से कोर्ट में एक अर्जी भी दी जाएगी और आतंकी नदीम को कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। वो कहां रहा, किन लोगों के संपर्क में रहा, नेटवर्क में कौन लोग शामिल हैं, उसकी आगे की क्या योजना थी, इन तमाम बिंदुओं पर यूपी एटीएस को जांच पड़ताल करनी है। लिहाजा एटीएस उसको कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तो बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, नदीम को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, अब उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एटीएस ने जो शुरुआती पूछताछ की थी उससे एक बात साफ हो जा रही थी कि नदीम जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और यूपी तथा अन्य राज्यों में उसको मुस्लिम युवाओं को भड़काने और उनकी भर्ती तमाम आतंकी संगठनों में करने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। उसके मोबाइल को सीज कर दिया गया था। अब आज कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड जब मांगेगी एटीएस, तो उसके साथ ही उसके मोबाइल को भी अपनी कस्टडी में लेना चाहेगी और उसके डेटा को रिट्रीव करके आगे की जांच को बढ़ाएगी कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं जो नदीम से सीधे संपर्क में थे, इनके मंसूबे क्या थे, वो क्या करना चाह रहे थे यहाँ पर, और नदीम का ये जो मामला है इसको कोर्ट में कैसे मजबूत पैरवी की जाए, उसके लिए तमाम एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं और एविडेंस एक्ट के तहत सबूतों की बरामदगी के लिए अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाता है और उसकी निशानदेही पर छापेमारी करके वारदात में इस्तेमाल चीजों को बरामद किया जाता है। तो कोर्ट में अपना केस मजबूत करना होगा एविडेंस एक्ट के तहत बरामदगी के लिए, इसलिए नदीम को कस्टडी रिमांड पर लेना जरूरी होगा और उसके पूरे नेटवर्क का खुलासा और मंसूबों का खुलासा करना होगा। लिहाजा आज पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन डाल सकती है यूपी एटीएस। शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रामपुर में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह घटना सिविल लाइंस इलाके की है, जहां पर कोसी पुल की रेलिंग को तोड़कर एक ट्रक नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से ट्रैक पर गिरे ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद ट्रेन की आवाजाही सुचारू हो पाई। ट्रक में दूध के पैकेट भरे हुए थे जो इधर उधर बिखर गए और इसके चलते ट्रेनों की आवाजाही भी ठप हो गई थी। लेकिन मौके पर रेलवे की टीम पहुंची, प्रशासनिक अमला पहुंचा, ट्रक को ट्रैक से हटाया गया और रेलवे यातायात को बहाल किया गया।
इधर दिल्ली एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि राजू श्रीवास्तव ट्रीटमेंट का रिस्पांस दे रहे हैं। हालांकि राजू श्रीवास्तव को अभी तक होश नहीं आया है। एम्स सूत्रों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को आज वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया जा सकता है। सोमवार को 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया गया था। हालांकि राजू श्रीवास्तव को फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव के सभी बॉडी ऑर्गन्स बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के भी अच्छा काम कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को बीते दिन बुखार आया था, जिसके बाद आईसीयू में परिवार के सदस्यों की एंट्री रोक दी गई थी। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी फराह खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फराह, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी देखिए, राजू श्रीवास्तव की तबीयत में अब लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। ये उनके परिजनों के लिए और फैंस के लिए एक राहत की खबर है। और एम्स के सूत्रों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में वेंटिलेटर सपोर्ट पर जो वो है वो भी हटाया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि उनके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो बिना वेंटिलेटर के भी जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और अब उनकी जो बॉडी में है वो हलचल देखने को मिली और उन्होंने धीरे धीरे अब ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। और कल रात ये माना गया है कि 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर हटा था, लेकिन उसको दोबारा लगाया गया। अभी बीते दिनों उन्हें फीवर आया था, जिसके चलते परिजनों की एंट्री नहीं है, लेकिन एक सुधार उनकी तबीयत में देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर का कहना है कि 120 घंटे हो गए उनको होश इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनकी जो दिमाग की एक नस है वो दब गई है। तो उसके लिए डॉक्टर का कहना है 7 से 10 दिन लगेंगे। लेकिन अब उन्होंने जो बॉडी को जो रिस्पॉन्ड है वो ट्रीटमेंट को कर रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। और ये माना जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की तरफ से 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन दिए गए हैं उसमें जल्द से जल्द उनकी जो तबीयत है उसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि उनकी MRI रिपोर्ट में साफ आया था कि कुछ क्लॉट्स फॉर्म हुए हैं, लेकिन ये किसी पुरानी चोट से संबंधित नहीं। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एक अच्छी राहत की बात है। लेकिन 120 घंटे से ज्यादा हो गया है, उन्हें होश नहीं आया है। और अभी बीते दिनों उन्हें बुखार भी आया था, जिसके चलते उनके परिजनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से थोड़ा बहुत बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है और ट्रीटमेंट को लगातार रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से 7 से 10 दिन मांगे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। तो कैमरामैन अंकित के साथ फराह ठीक है, बहुत शुक्रिया फराह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर सुल्तानपुर से आ रही, जहां पर पुलिस वालों पर गैंगस्टर को भगाने का आरोप लगा है। आरोपी दीवान संजय सोनकर को सस्पेंड किया गया है। मुंशी विजय सरोज पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। एएसपी की जांच के बाद ये एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस वालों पर गैंगस्टर को भगाने का आरोप लगा। आरोपी दीवान संजय सोनकर को सस्पेंड किया गया और मुंशी विजय सरोज पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। दरअसल एएसपी की जांच के बाद अब ये एक्शन लिया गया है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।